नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। और मेरे सभी साथी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है कि अभी 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम आ गया आपके सामने और ये एग्ज़ाम बड़ा ही शानदार रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, वो सारी बातें हमने कल की थी कि इसमें फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी शामिल कर दिया है, पुराने जो पापी हैं, उनको भी शामिल कर दिया है। सब लोग अपनी किस्मत आज़माएँगे, उसमें आप भी शामिल हो जाओ और आप क्या हम सब शामिल होंगे क्योंकि जब जो बच्चे बीएसटीसी और बीएड किए हुए हैं उनके लिए एक ये कुंभ का मेला है और इस मेले में सब स्नान करना चाहते हैं, है ना? तो इसमें एक छोटी-सी आहुति अपन भी देने वाले हैं जो कि शिक्षा मनोविज्ञान जिसको अपन डायरेक्ट अगर अपन बोलते हैं तो मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे और उनको अलग-अलग यूनिट वाइज़ डिवाइड कर रखा है। वो सिलेबस आपने आराम से डाउनलोड कर रखा होगा, आपने देख भी लिया होगा और बहुत से मेरे साथी ऐसे हैं जो टेलीग्राम पे सिलेबस को शेयर भी करते हैं। तो वो सब आप मुझे पता है एक्स्ट्रा और हो आप इन चीज़ों में आराम से आप सब कुछ जानते हो, आराम से आप देखते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि बहुत से चैनल हैं, बहुत से मेरे साथी हैं, बहुत से चैनल ऐसे हैं जो खुद को हाइलाइट करने के लिए, लाइमलाइट लाने के लिए और खुद को अलग दिखाने के लिए बच्चों को कुछ अलग सी चीज़ें बताते हैं और होता ये है कि एग्ज़ाम में वो आता ही नहीं है ना? तो मैं इन सब से आपको इसलिए रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलत दिशा में बढ़ना भी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आप सही दिशा में जा रहे हो, कई बार हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, हमारे गाँव के लोग कहते हैं कि कम वज़न अगर जिसके कंधे पे है, तो वो लंबी दूरी तक जा सकता है और जिसके कंधे पे वज़न ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा और मंज़िल को प्राप्त नहीं करेगा, उससे पहले ही थक जाएगा। तो आपको वज़न नहीं लेना है कि वो किताब ले आऊँ, वो ले आऊँ, इस इधर से ये ले आऊँ और उन्होंने ये कहा तो वो ऑनलाइन कोर्स मैं ले लूँ क्योंकि मेरे पास बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं, सर हमने इस ऐप से कोर्स ले लिया है मात्र 99 रुपीज़ में। इस कोर्स से हमने हिंदी ले ली है, यहाँ से हमने संस्कृत ले लिया है, यहाँ से हमने साइकोलॉजी ले लिया है, यहाँ से हमने विषय ले लिया है। बेटा ऐसा मत करो, कहीं के भी नहीं रहोगे। है ना? बेटा तो इसलिए नहीं बोल सकता कि मेरे साथीगण हैं, सॉरी भई क्लास में निकल जाता है। यानी मेरे साथियों ऐसी बातें मत करो आप कभी भी। असफलता का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है ये आपके लिए, है ना? क्यों बनने वाला है? क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट मैंने किया है और मेरे पिछली रीट में बहुत अच्छे मार्क्स भी थे। बस वो था कि शिक्षक भर्तियाँ सरकार की इन भेंटों में संलिप्त लोगों ने वो भर्तियाँ खा ली, जारोली जो जिनमें थे, बहुत सारे लोग थे, वो एक कड़वा सच था, उसको भूल जाते। क्यों? क्योंकि अगर आप भूतकाल को याद रखोगे तो भविष्य नहीं बदल पाओगे। अब भविष्य हमारे सामने है, इस भविष्य को बदलना है और एक पर्ण करना है कि भाई साहब मुझे ये रीट, ये वाली रीट है, इसमें मुझे 120 क्वेश्चन सही करने हैं 150 में से। अब वो कैसे करने हैं, उसमें छोटी-सी आहुति मैं भी देने वाला हूँ कि 30 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के रहने वाले हैं। ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन 26 से 28 क्वेश्चन आप आराम से ईज़ी मोड में कर पाओगे, अगर मेरे साथ आप 40 दिन मेरे साथ पढ़ते हो और जो मैं बताता हूँ उस अकॉर्डिंग पढ़ते हो और एमसीक्यू सोल्व कर लेना बस। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। 26 से 28 क्वेश्चन आपको यहीं क्लास से पढ़ाए हुए में से आपको मिलेंगे। ये मेरा एक छोटा-सा एक अपने साथियों के लिए तोहफ़ा मान लो या मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा एक अनुभव है। अनुभव इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इस पे बहुत काम किया है ना? तो आज अपन शुरुआत करने वाले हैं मनोविज्ञान की और वीडियो शुरू करने से पहले अपना लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार दबा के अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दो, शेयर कर दो और अगर जिन बच्चों ने, जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर दो क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है वो हमारे लिए एक ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। ठीक है? अपन शुरुआत करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे अपन सबसे पहले फर्स्ट यूनिट से। मैं आपको बता देता हूँ, ऊट-पटांग नहीं पढ़ने वाले, सिस्टम से पढ़ेंगे और
क्रमागत तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो यूनिट है अपनी वो है बाल विकास, जिसका सिलेबस आपके सामने है, मैंने बता दिया। इसमें अपन सबसे पहले वृद्धि और विकास के बारे में बात करेंगे कि एक बच्चे का जन्म होता है तो वो कैसे कैसे वृद्धि करता है, फिर उसका कैसे डेवलपमेंट होता है, और उसके इसी के अंदर कुछ मैंने सब पॉइंट बनाए हैं। जैसे देखो, मनोविज्ञान क्या है इसकी बात करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इसकी बात करेंगे, इसमें कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है उसकी बात करेंगे, बाल विकास और वृद्धि क्या है उसकी बात करेंगे, बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे, और विकासात्मक अवस्था के सिद्धांत, यानी कि एक बच्चा जब जन्म लेता है वहां से लेकर जब मृत्यु अंतिम स्टेज पर जाता है तो वहां तक उसका एक विकास क्रम होता है। उस विकास क्रम को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने एक अवस्था के अकॉर्डिंग नाम दिया है, और उनमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, एक है एरिक एरिक्सन, दूसरा है सिगमंड फ्राइड, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा है कोहलबर्ग, और एक जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। जब भी आप बात करोगे तो जीन पियाजे और फ्राइड बहुत महान शख्सियत थे मनोविज्ञान के क्षेत्र में। अपन पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, बस एक आउटलाइन बनानी है आपके लिए। फिर मानव विकास की अवस्थाएं हैं, जैसे जैसे अपन बात करते हैं कि नॉर्मली गर्भस्थ शिशु जो होता है वहां से लेकर अंतिम अपने पड़ाव तक, जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है वहां तक कुछ अवस्थाएं, उसकी आयु जो होती है उस आयु को कुछ अवस्थाओं में विभाजित किया है ना। जैसे शैशव अवस्था है, बाल्यावस्था है, फिर किशोर अवस्था है, फिर प्रौढ़ अवस्था है। तो वैसे ही मानव की अवस्थाओं का विकास है, उन अवस्थाओं में विकास कैसे होता है, जैसे उनका शारीरिक विकास कैसा है, उनका सामाजिक विकास कैसा है, उनका नैतिक विकास कैसा है, उनका मनोसामाजिक यानी क्रियात्मक विकास कैसा है, ऐसे ही विकास की हम बात करेंगे। और सामाजिकरण और बाल विकास के बारे में अपन बात करेंगे। और उसके बाद जो अगला सिलेबस है, इसी का एक पार्ट है वंशानुक्रम और वातावरण, जिसको अपन हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात करते हैं। हेरिडिटी में क्या होता है कि जैसे वंश क्रम, आपका आपके माता पिता से जो चीजें आपको मिली हैं उनका आपके जीवन में क्या योगदान है, और जो इन्वायरमेंट ने आपको दिया है उनका आपके जीवन में क्या योगदान है, इन सब बातों का अपन बात अध्ययन करेंगे। वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, उनकी परिभाषाएं क्या है, वंशानुक्रम से संबंधित मुख्य नियम और सिद्धांत क्या है, और बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या है, ये सब बातें अपन रखने वाले हैं। फिर वातावरण का अर्थ और परिभाषा है, फिर बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव क्या है, और ब्रोनफेनर का एक पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत दिया था, तो वो सिद्धांत अपन पढ़ने वाले हैं। अब देखो, ये जो यूनिट है आपको मैं समझा देता हूं कुछ बातें। क्या है कि फालतू नहीं पढ़ना भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आप अपने शिक्षक गण हो, मेरे साथी हैं सभी, उन साथी लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा कि फालतू में नहीं पढ़ना भाई, फालतू मत पढ़ना, आपसे निवेदन है। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम में आएगा उसमें आप जो मैं चीजें बता रहा हूं, है ना, वहां से आप आराम से कर पाओगे। देखो, एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अपने को बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात है, यहां से बाकी आपके क्वेश्चन जो आएंगे अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, यहां से आप कहीं कोई गलती नहीं करने वाले। फिर देखो, ये फैक्ट का क्वेश्चन आएगा, फैक्ट पूछा जाएगा आपसे इस सिद्धांत से। फिर अगर अपन बात करते हैं तो ये सिद्धांत जो हैं, टोटल 5 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को अपने को तैयार करना है, अगर नींद में भी पूछा जाए तो याद रखना है, और यहां से कम अपने को क्वेश्चन मिलेंगे भाई, कंफर्म कह रहा हूं 2 से 3% अपने को एग्जाम में मिलने वाले हैं, 2 से 3%। फिर अगर अपन बात करते हैं मानव विकास की अवस्थाएं हैं, ये एक लाइन में लिखा जरूर है, लेकिन यहां से कम 2% आएंगे, 2% यहां से आएंगे, 2 से 3 यहां से आएंगे। और अगर अपन बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपकी बेस बनाने का है ना। बाल विकास तक की अगर मनोविज्ञान की विधियों की बात करते हैं तो ये आपका क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। बेस का मतलब समझते हो, नींव। अपने नींव नहीं भरते क्या, नींव बनाएंगे कि भाई मकान बनाना है तो अपने को नींव तो खोदनी पड़ेगी, उसमें पत्थर डालने पड़ेंगे, उसको मजबूत बनाते हैं। जितनी मजबूत नींव होती है मकान उतना ही सुंदर बनता है। तो ये अपनी नींव है। अब देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा निवेदन आपसे इतना ही है कि एक नोटबुक रखना भैया प्लीज, है ना। क्यों रखना, ज्यादा महंगी नहीं, आप 50-60 रुपए की एक नोटबुक ले आओ, और जैसे मैं बताता हूँ मेरे कहने से आप मुझे 40 दिन दे दो,
उन 40 दिन में मैं आपको सिलेबस कंप्लीट देने वाला हूं, और जैसे बताऊं वैसे आप नोट डाउन करते रहना। मैं कह रहा हूं आपको मजा आएगा जिस दिन अपनी साइकोलॉजी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिलेबस आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद अपने को करना क्या है, मैंने बता दिया है कि 2 से 3 क्वेश्चन यहां से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे मैं बता दूंगा। एक 2 क्वेश्चन अपनी अवस्थाओं से निकलने वाले हैं, और यहां से एक क्वेश्चन अपना बनने वाला फैक्ट का। तो इस यूनिट से, यानी ये जो बाल विकास की जो यूनिट है, इस यूनिट से आप लिख लेना, चाहे 5 या 6 प्रश्न आएंगे एग्जाम में। देखो तैयार ऐसे ही करने पड़ेंगे अपने को, आप समझो नहीं ऐसे ही तुक्के मारते रहो, नहीं 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 भाई साहब, 5 से 6 प्रश्न इस यूनिट से आपको तैयार करने। और ये तैयारी अपनी ऐसी होगी कि इसमें अपन गलती नहीं करें एक जगह भी, है ना। तो सबसे पहले देखो 2 बातें अपने समझते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान भाई आराम से समझना इन बातों को, बड़े आराम से। मनोविज्ञान जिसको अपन बोलते हैं साइकोलॉजी। देखो अब ध्यान से आप देखोगे तो इसको बोलते हैं अपन साइकोलॉजी। पहली बात स से शुरू होने वाली साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से शुरू। इसका मतलब टॉपिक तो कंफ्यूज करने वाला है, सब्जेक्ट तो कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। क्या नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं बिल्कुल भी, याद करके रहेंगे। देखो अब अगर मैं मनोविज्ञान की थोड़ी सी बात करता हूं, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं मन और विज्ञान, और विज्ञान क्या होता है कि कोई भी तथ्य अगर है तो उस तथ्य का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हुए एक निश्चित परिणाम प्राप्त करना विज्ञान। जैसे साइंस जो कहता है कि हाइड्रोजन के आप 2 अणु मिलाओ और ऑक्सीजन का एक, तो बनेगा जल। कौन कहता है? वो विज्ञान। तो अगर आप ये जो अभिक्रिया है ये कहीं भी करवा दो, बनेगा तो जल ही। ऐसा थोड़ी है कि आप अमेरिका चले गए और H2O आपने हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 बना दिया, अब बन गया दूध। ऐसा थोड़ी है आप पाकिस्तान चले गए और हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 1 अणु मिला दिया, बन गया बम। ऐसे नहीं है, जल ही बनेगा। किसने सिद्ध किया है? साइंस ने। इसका मतलब विज्ञान जो है वो निश्चित तथ्य देता है, एक निश्चित परिणाम देता है। ठीक है, और मन जो है, मन देता है क्या भाई? कई बार आप जिसको बोलते हो हार्ट, मेरे दिल में तू बसा हुआ है, मेरे मन में तू बसा हुआ है, कुछ देर बाद कोई और बस जाते हैं, और कुछ घंटों बाद कोई और बस जाता है। इसका मतलब मन तो चंचल है कि नहीं? तो ये जो मन है, इस मन के क्रियाकलाप, इनके क्रियाकलाप, ये कौन कौन सी गतिविधियां करता है, इनके बारे में जो अध्ययन अपन करते हैं, इन क्रियाकलापों का जो अध्ययन करते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? मनोविज्ञान। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं क्या, मैं कह सकता हूं क्या कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मैं कह सकता हूं भाई, नहीं बोल सकता क्या? तो आप भी नोट कर लो, क्या करोगे? मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है, मन का अध्ययन करती है।
इसका मतलब मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा जो मन का अध्ययन करती है और जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक, जिसका मतलब इस मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? इसका है मन का विज्ञान। अब कई बच्चों को चुल मच रही है कि नहीं सर ये तो आत्मा का विज्ञान है। अरे भाई थम जाओ रे, रुक जाओ, मैं इस सब की बात कर रहा हूं, मनोविज्ञान की, है ना। तो मनोविज्ञान कोई अध्ययन की एक शाखा है जो कहती है कि मन का अध्ययन करती है, और इस शब्द का अर्थ है मन का विज्ञान। ओके ओके, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब ये जो मनोविज्ञान है ना, ये जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। अब समझना इस कंसेप्ट को। ये जो साइकोलॉजी जो शब्द है, यानी ये साइकोलॉजी जो शब्द है, ये शब्द किसका है? लैटिन, सॉरी भाई, ग्रीक भाषा का है। ये कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा, या जिसको अपन कह सकते हैं यूनानी, यूनानी भाषा। ये यूनानी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी, जिसका हिंदी रूपांतरण मनोविज्ञान है। और ये ग्रीक भाषा का जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बनाया है। दो शब्द हैं, एक है अपना साइकी, एक शब्द अपना क्या है? साइकी, और दूसरा है लोगस, यानी इसको मैं कह सकता हूं साइकी, और दूसरा अपना शब्द है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इसका मतलब ये जो साइकोलॉजी शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ आपसे अगर पूछा जाता है, आराम से बता सकते हो कि इसका शाब्दिक अर्थ है साइकोलॉजी का। किसका? साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? शाब्दिक अर्थ। अब बताना आप, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। अब समझना, यहां से जो बच्चे पढ़ने वाले, बहुत सी जगह से आपने पढ़ा होगा भाई साहब, मैं नहीं कहता कभी किसी इन बातों को, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आज जो आप पढ़ोगे उसके बाद आप बहुत सी चीजें अलग समझने वाले हो, कंसेप्ट समझने। अब देखो, मैंने आपको यहां बताया कि मनोविज्ञान शब्द अलग है, और इसी को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। ये जो साइकोलॉजी है, ये ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द है, और इसके ऊपर अगर अपन बात करते हैं, दो शब्दों से, साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है, जिसका साइकी का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। इसका मतलब साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना। अब मैं आपसे यहां एक प्रश्न पूछता हूं कि ये जो साइकोलॉजी को ग्रीक भाषा बताने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाल लेना कि ये किसने कहा था कि साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो एक व्यक्ति था, गैरेट महोदय। अच्छे से नोट कर लेना भैया, गैरेट महोदय हुआ था, और इस महोदय ने बताया था कि साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ओके, फिर अपन बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने कह दिया ये आत्मा का विज्ञान, आत्मा, परमात्मा, यानी
ये जो बातें होती हैं ये होती हैं दर्शन शास्त्र। किसमें होती हैं? दर्शन शास्त्र। और ये जो दर्शन शास्त्र है इसको बोलते हैं फिलोसॉफी। क्या बोलते हैं? फिलोसॉफी। ये दर्शन शास्त्र की अगर अपन बात करेंगे तो इस दर्शन शास्त्र की शुरुआत होती है, इस दर्शन शास्त्र की जो शुरुआत होती है ना वो होती है यूनान से। कहां से शुरुआत होती है? यूनान। अब यहां एक कड़ी समझनी है आपको, है ना? क्या समझना है? एक व्यक्ति था सुकरात, और सुकरात का शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। अब समझना, ये जो लोग थे इन लोगों ने दर्शन शास्त्र पे खूब काम किया था। सुकरात ने कहा था सबसे पहले एक बात कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। सुकरात ने क्या कहा? मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, करना चाहिए। किसने कहा यह बात? सुकरात। अब इसका शिष्य जो प्लेटो था इसका जन्म हुआ था एथेंस में। यह भी यूनान का एक शहर था एथेंस, और जो जन्म हुआ था वो हुआ था 428 ईसा पूर्व में। एथेंस में प्लेटो का जन्म होता है 428 ईसा पूर्व में, और ये एक धनी धनी समाज धनी परिवार में जन्मे थे। तो इनके माता पिता ने, प्लेटो के माता पिता ने सुकरात के पास पढ़ने के लिए भेज दिया था प्लेटो। ओके। अब प्लेटो वहां जाते हैं और इनसे इतने प्रभावित होते हैं कि प्लेटो ने खुद ने 32 ग्रंथ लिख दिए थे। किसने लिखे थे? प्लेटो ने। और एक कहानी आपने खूब पढ़ी भी होगी कि जब जब यूनान में सुकरात के विचारों का प्रभाव बढ़ने लग गया था, तो जब वहां की सत्ता ने इनको जहर का प्याला दिया था तो प्लेटो इनको बचाने के लिए चला गया। और जब प्लेटो इनको बचाने की कहता है कि मैं आपको यहां से निकाल दूंगा, यूनान से बाहर भेज दूंगा, तब कहते हैं कि सुकरात ने कहा था कि अगर आज आप मुझे यहां से निकाल दोगे तो मेरा शरीर जीवित रह जाएगा लेकिन मेरे विचार मर जाए, और अगर आज मैं यहीं रहता हूं तो मेरा शरीर मर जाएगा लेकिन मेरे विचार जो हैं वो अनंत काल तक जीवित रहे। ऐसा महान व्यक्ति था। तब प्लेटो ने 2-3 पुस्तकें लिखी थी भाई, है ना? प्लेटो की बताता हूं। एक तो लिखी थी द रिपब्लिक, एक लिखी थी द लोज, और एक लिखी थी द जेंटलमैन। और इसमें जो ये पुस्तक है द रिपब्लिक, ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है कि द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है। और इस द रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने लिखा था कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आप नोट डाउन करो तो कर सकते हो कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, और उन आत्मा के भावों से मनुष्य ईश्वर को परम सत्ता मानता है। क्या कहा? कि देखो मनुष्य है उसमें आत्मा पाई जाती है, और उस आत्मा के भावों से उस आत्मा के भावों से
मनुष्य ईश्वर को, भगवान को परम सत्ता मानता है, यानी आत्मा कहेगी और उनके भावों से ही हम ईश्वर को परम सत्ता मानते हैं। ये बात कौन कहता है? प्लेटो। यानी उस समय जो बातें चल रही थी पूरे यूनान में चल रही थी वो आध्यात्म की चल रही थी और पूरा आध्यात्म टिका हुआ था सुकरात प्लेटो पे। फिर कहते हैं कि प्लेटो का शिष्य बना था अरस्तु और इनका जन्म होता है यहां एथेंस से कोई थोड़ा दूर गांव था इनका कोई, वहां इनका जन्म होता है 384 ईसा पूर्व में। और यहां तक भी कहा जाता है कि अरस्तु जो था इसका पिता जो था वो एक डॉक्टर था, लेकिन अरस्तु के पिता के प्रभाव में इन्होंने काम जरूर किया था, लेकिन ये भी इनके ऊपर जो प्रभाव था वो आध्यात्म का था और इन्होंने डॉक्टरेट में भी कुछ अच्छा काम किया था, तो तभी तो विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और देखो आपको एक इतिहास की बात भी बता देता हूं, ये जो अरस्तु था ये सिकंदर का गुरु था। थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं, चल रही है तब। सिकंदर का गुरु था। अब आप कहोगे सर ये फालतू की बातें क्यों बता रहे हो? नहीं, फालतू की नहीं है, समझना। सुकरात ऐसा आदमी था जिसने मनुष्य की बात की, प्लेटो ने भी आत्मा की बात की और अरस्तु जो था वो सिकंदर का गुरु था और इसने दर्शन शास्त्र से थोड़ा थोड़ा अलग हटने का प्रयास। ये दोनों सुकरात और प्लेटो जो थे केवल और केवल बात करते थे आध्यात्म की। किसकी बात करते थे? आध्यात्म की। लेकिन अरस्तु जो था इसने इसमें शामिल कर दिया शब्द विज्ञान। और विज्ञान क्या करता है? कारणों की खोज। कारणों की खोज। और खोज भी कैसे करेगा? क्रमबद्ध तरीके से। यानी कारणों की खोज करेगा और वो भी क्रमबद्ध तरीके से। अब इनका प्रभाव क्या रहा? सुकरात और प्लेटो जो थे इन्होंने केवल आत्मा की बात की, लेकिन विज्ञान की बात कौन करता है? अरस्तु। तो यहां आपसे पूछा जाए कि ये जो आत्मा का विज्ञान था, मनोविज्ञान था, इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो आपको बताना है सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न पूछे जाए, क्या पूछे जाए? लिखो कि मनोविज्ञान का जैविक पिता, मनोविज्ञान का जैविक पिता। और मनोविज्ञान का जैविक पिता है दर्शन शास्त्र। कौन है? दर्शन। दूसरा आपको लिखना है मनोविज्ञान का आदि जनक। आदि जनक तो आपको लिखना है अरस्तु। और तीसरा अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक, तो ये भी कौन है आपका? अरस्तु। अब देखो समझना, थोड़ा सा इस बात को समझना। मनोविज्ञान का अगर जैविक पिता अपन देखते हैं तो वो था कौन? अपना अपना कौन था? दर्शन शास्त्र। क्यों था? क्योंकि हमने आराम से पढ़ा है कि फिलोसफी के साथ इसको पढ़ा जाता था, आत्मा परमात्मा की बातें की जाती थी और ये शुरुआत होती है सुकरात। ओके। फिर उनका शिष्य था प्लेटो। प्लेटो ने 3 पुस्तकें लिखी थी, द रिपब्लिक, द लॉज और द जेंटलमैन। लिखा था ना? द रिपब्लिक में उन्होंने लिखा था कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और वह इन आत्मा के भावों से ही ईश्वर को परम सत्ता स्वीकार करता है। कुछ बातें थी। फिर मनोविज्ञान का आदि जनक अरस्तु था और मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। अब मुझे आप बताना, आप विकास क्रम पढ़ते हो, खूब बच्चों ने रट रखा है। सबसे पहले कहते हो कि आत्मा का विज्ञान था, फिर आप कहते हो मन का या
मस्तिष्क का था, फिर कहते हो चेतना का, और फिर आप कहते हो व्यवहार का। और यहाँ मैं आपको जगह रखना अपनी नोटबुक में, आपके जो क्वेश्चन है वो बातें भी मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ ये भी पढ़ा होगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स था, जिसने अमेरिका में सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और उसे दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाया। लेकिन जब आत्मा के बारे में आप पढ़ते हो तो आप ये भी पढ़ते हो कि 16वीं शताब्दी तक, क्या पढ़ते हो, 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, इसका मतलब जब आप, एक बात मैंने आपको बताई थी कि 500 ईसा पूर्व की जब बातें चल रही थी यूनान में, और ये 16वीं शताब्दी की अपन बातें कर रहे हैं, तो 1600 साल तो ये हो गए, 500 ये 16 और 500 2100 हो गए ना, 2100 साल पहले की बात हो गई है आत्मा की। तो यहां एक व्यक्ति था, इस कंसेप्ट को समझना आराम से समझ आएगा आपको। यहां एक व्यक्ति था, रुडोल्फ गोडगिल। क्या नाम व्यक्ति का था, रुडोल्फ गोडगिल। और इस रुडोल्फ गोडगिल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। और इस साइकोलॉजिया पुस्तक में इन्होंने अलग से मेंशन किया था, क्या, मनोविज्ञान। क्या मेंशन किया, मनोविज्ञान। यानी कि इस दर्शन शास्त्र से यहां धीरे धीरे इन्होंने इसको अलग करने का प्रयास किया था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने की शुरुआत, नींव किसने रखी थी, रुडोल्फ गोडगिल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी। फिर देखो इसके बाद होता क्या है, एक व्यक्ति का नाम था विलियम जेम्स। क्या नाम था, विलियम जेम्स। और ये जो घटना है ये है 1590 ईस्वी। थोड़ा सा मेंशन कर लेना, आपको समझ आएगा। विलियम जेम्स जो था इसने 1900, इसने किया था 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में इसने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और ये विलियम जेम्स जो थे एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इसके ऊपर विस्तृत व्याख्या की और इसे स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। क्या दिलाया, स्वतंत्र विषय बना दिया इसको, स्वतंत्र विषय का दर्जा दिला दिया किसने, विलियम जेम्स ने। तो अगर अब ये बातें कैसे पूछी जाएंगी आपसे, अब ऐसे पूछी जाएंगी कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, यही इसके नीचे आप नोट कर लेना कि आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स। अब आपको समझ आएगा, रटने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है कि 1890 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और इस पुस्तक में इन्होंने स्वतंत्र विषय की नींव रखी। अब देखो कुछ थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको रिपीट कर देता हूं, थोड़ी थोड़ी बातें अपन रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, शुरुआत से देखते हैं। मनोविज्ञान शब्द जो है, केवल मनोविज्ञान को देखना, वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान।
मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा का है यानी यूनानी भाषा। सबसे पहले ग्रीक भाषा को बताने वाला विद्वान कौन था? गेरेट महोदय। कौन था? गेरेट महोदय। और ये दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। लेकिन ये आत्मा परमात्मा की बातें कहां से शुरू होती है? दर्शन शास्त्र से। और ये दर्शन शास्त्र कहां था? यूनान में, है ना। तो यूनान में उस समय 3 विद्वान हुए थे। सबसे पहले हम नाम देखते हैं सुकरात का, फिर इनका शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। तो सुकरात कहता है कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, और प्लेटो बहुत बड़े विद्वान हुए थे जिसने 32 ग्रंथ लिखे थे, जिनकी एक रचना थी द रिपब्लिक, द लॉज और द जेंटलमैन। द रिपब्लिक में इन्होंने बहुत सी बातें लिखी थी, और उन्हीं में इन्होंने लिखा था कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और आत्मा के भाव से वह ईश्वर को परम सत्ता स्वीकार करता है। कुछ बातें हमने कर ली। फिर हमने कहा कि अरस्तु का जो पिता था वो एक डॉक्टर था, तो इनके ऊपर प्रभाव आया और इन्होंने विज्ञान के ऊपर बातें की, फैक्ट के ऊपर, तथ्यों के, कारणों की खोज पर बल दिया, और बल देते हुए इन्होंने इसमें विज्ञान का सम्मिश्रण करते हुए और इसको अलग से, मनोविज्ञान को अलग से विषय बनाने का प्रयास किया। अब देखो, मनोविज्ञान को अलग से विषय बनाने का प्रयास किया, इसीलिए हम कहते हैं कि मनोविज्ञान का आदि जनक और मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। लेकिन जैविक पिता कौन है? दर्शन शास्त्र है। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स है। कारण क्या है कि इन्होंने 1890 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और इस पुस्तक में इन्होंने इसे स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया, और ये दर्जा जो मिला था 1912 ईस्वी में। अब ये, इसीलिए हम इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। लेकिन बीच में हम कहते हैं कि रुडोल्फ वोल्डगिल एक विद्वान था जिसने साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी। इसमें सबसे पहले इन्होंने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने का प्रयास किया था। कब किया था? 1590 ईस्वी। अब आ जाओ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये विकास क्रम है, मैंने आपको बताया भी था कि इसका विकास क्रम हम पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, ज्यादा डीप में नहीं जाना। आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? आत्मा की। तो आत्मा का विज्ञान, और आत्मा का विज्ञान जो था वो 16वीं शताब्दी तक रहा। 16वीं शताब्दी तक। अब तक का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो क्या? जब से सुकरात अरस्तु से बात शुरू हुई है और 16वीं शताब्दी तक, 1590 में रुडोल्फ वोल्डगिल ने पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक के बाद में ये 16वीं शताब्दी तक क्या रहा? आत्मा का विज्ञान। किसने कहा था? तो वही आ गए ना, सुकरात, प्लेटो, और एक था अरस्तु। कहां के थे? यूनान के। छोटी छोटी बातें लिखो, साफ सुथरी। दूसरी बात अपन बात करते हैं, इसका एक आलोचक था। कौन था? आलोचक। आलोचक तो होंगे ना, जिसका नाम था जेएस रोस। और इस जेएस रोस ने कहा कि आप बात करते हो विज्ञान, विज्ञान की क्रमबद्ध तथ्यों की बात करता है, क्रमबद्ध तथ्यों की बात करता है, तो आप हमें ये बताओ आत्मा क्या है? आत्मा है क्या? भाई साहब नहीं पता क्या है, नहीं बता पाए। क्या है आत्मा? आपसे पूछ रहा हूं, मेरे साथी जितने भी साथी लोग हैं वो मुझे कमेंट करके बताना आत्मा क्या है। आप कमेंट चेक करना, आपके सभी के कमेंट अलग अलग मिलेंगे। इसका मतलब आत्मा एक तो है नहीं, और आत्मा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि आत्मा ऐसी है गुरु, ऐसे ऊपर से ऐसे बनेगी, फिर बीच से दरवाजा होगा, 2 आंखें होंगी, 2 नाक होंगे। अरे ऐसे थोड़ी है आत्मा। आत्मा का नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है। नहीं है तो आप उसका अध्ययन कैसे करते हो? किसने पूछा? जेएस रोस ने पूछा कि आप इसका अध्ययन कैसे करते हो। फिर तो ये समर्थक बताने में असमर्थ हो गई। असमर्थ क्या हो गई भाई साहब? ये हम किताबों में पढ़ते हैं, बाकी यहां तक कोई बताने वाला था ही नहीं। क्योंकि जब आप इतिहास की बात करते हो, सिकंदर के बाद की बात करते हो, तो भारत जो था वो इतना इन
इस क्षेत्र में, फिलोसफी के क्षेत्र में ज्यादा काम कर ही नहीं पाया। और 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बाद, यानी ये मान लो भारत स्वतंत्र हुआ, तब तक तो उसको समय नहीं था, लड़ाई झगड़े में तो वो काम कहाँ करता, समझ से बाहर थी बातें। फिर आता है, तो जब इनसे पूछा तो बोले बताओ। तो कुछ जर्मन कुछ विद्वान थे, उन्होंने कहा भाई साहब ये मन का विज्ञान है, मन या मस्तिष्क। मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और ये बात चली थी 16वीं और 17वीं शताब्दी तक। जब इनसे पूछा, समर्थक कौन थे इनके समर्थक, तो इनके समर्थक याद रखना, यहां से अच्छा फैक्ट वाला प्रश्न बनेगा आपके। तो मन को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट। क्या बोलते हैं, हार्ट। मेरे मन में तू बसा है, हार्ट। और हार्ट में क्या होता है, पंप। तो एक याद रखना, पोम्पोनोजी, नाम याद रखना, पोम्पोनोजी। और हार्ट पंप से ब्लड कहां पहुंचाता है, रीढ़ तक, तो याद रखना थॉमस रीड। कौन थे, थॉमस रीड। पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, और एक व्यक्ति था बर्कली। कौन था, बर्कली, है ना, याद रखना। पोम्पोनोजी था, थॉमस रीड था, बर्कली था, और कौन था, विलियम वुंट। विलियम वुंट। बर्कली, पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, बर्कली और विलियम वुंट था। इन्होंने कहा मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। तो लोगों ने फिर वही पूछा कि बता भाई साहब मन क्या है। फिर फ्यूज हो गई, फेस उड़ा दिए। फिर अब क्या बताएं मन क्या है, उड़ गए फेस। ये हुआ, तो बताने में असमर्थ रहे। तो तीसरी बात निकल कर आती है, क्या निकल कर आती है, कि हम कहते हैं सर ये मन मस्तिष्क नहीं, ये चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान है, चेतना। और ये बात चली 18वीं शताब्दी। और जर्मन विद्वान थे, उन्होंने कहा, एक था विलियम जेम्स। कौन था, विलियम जेम्स। एक था जेम्स सली। एक विलियम जेम्स था, एक जेम्स सली था, एक जॉन लोक। इन लोगों ने कहा कि ये चेतना का विज्ञान है, यानी यानी व्यक्ति जब चेतन अवस्था में होता है तभी उसको, उसके व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। कोई व्यक्ति सो रहा है, क्या अध्ययन करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इनसे पूछा कि आप ये बताओ चेतना क्या है। और इनका एक घोर आलोचक हुआ था विलियम मैकडूगल। कौन हुआ था, विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी, आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 16 पे इन्होंने लिखा, पृष्ठ संख्या 16 पे इन्होंने लिखा कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। क्या है, बहुत बुरा शब्द है। कैसा बुरा, जैसा आप पहले क्लास में बच्चे आपस में एक दूसरे की जो गर्लफ्रेंड होती थी उनकी उसको में उटपटांग बातें लिख देते थे, वैसे एक बुरा शब्द है चेतना। और ये जो चेतना है, दुर्भाग्य की बात है कि ये शब्द वर्तमान में मनोविज्ञान में प्रयोग किया जाने लगा। किसने कहा था, विलियम मैकडूगल। इनसे पूछा गया कि चेतना, चेतना क्या है, इतना क्या है, तो ये बताने में असमर्थ हो गए।
क्यों? क्योंकि व्यक्ति हर कार्य चेतन अवस्था से थोड़ी करता है। क्यों? क्योंकि फ्राइड ने पढ़ाया है चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन। छोड़ो उन बातों को। ये बातें भी समाप्त हो गई और फिर आया था 4 नंबर पे व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन। और ये जो व्यवहार का अध्ययन था, इस अध्ययन को जेबी वाटसन, तो ये याद रखना वाटसन था, और ये 19वीं शताब्दी से अब तक अब इसके समर्थक कौन कौन थे तो वो अपन देख सकते हैं। इनके जो समर्थक थे उनमें नाम अगर अपन बात करें तो एक तो वॉटसन है, एक नाम अपन बात करते हैं वुडवर्थ है, एक व्यक्ति था पावलाओ की अगर अपन बात करते हैं, और एक व्यक्ति था CL हल, और एक व्यक्ति था स्किनर, और एक व्यक्ति था थॉर्नडाइक। इन्होंने कहा कि ना तो, अब इस कंसेप्ट को समझना, ना तो हम किसी आत्मा का अध्ययन करते हैं, ना हम किसी मन का अध्ययन करते हैं, ना हम किसी मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, और ना ही हम किसी की चेतना का। प्रत्येक व्यक्ति का हर एक परिस्थिति में एक निश्चित व्यवहार होता है। प्रत्येक प्राणी, जिसमें पशु और मनुष्य दोनों शामिल, उस निश्चित व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? मनो। इस बात में मजा आया। और वर्तमान में हम मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? व्यवहार का बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज साइकोलॉजी। याद रखना कि वर्तमान में जो बात व्यवहार के अध्ययन की शुरू हुई थी वो किसने कहा था? जेबी वाटसन। अब समझना, यहां से शुरू करना मनोविज्ञान का विकास, आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी तक रहा। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और एक व्यक्ति का नाम लिखना चाहो तो देकार्ते था। इसने भी कहा था कि आत्मा का अध्ययन है। फिर मन और मस्तिष्क का विज्ञान, पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, बर्कली, विलियम मूट, और एक व्यक्ति का नाम लिखना चाहो तो एक एस्ट्रोलॉजी भी हुई थी, इसने भी यही कहा था। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो आपको चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स सली और जॉन लॉक ने बताया था, और इसका आलोचक कौन था? विलियम मैकडूगल। कौन था? आलोचक कौन था? विलियम मैकडूगल। आलोचना किसने? आउटलाइन साइको में पेज नंबर 16 पे कहा कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। बस इतना लिख के 2 डॉट छोड़ देना, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपसे पूछा जाएगा, बस इतना समझ लेना। फिर अगर अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं कि व्यवहार का अध्ययन जेबी वाटसन ने कहा। 19वीं शताब्दी से अब तक की बात की थी। वाटसन, वुडवर्थ, पावलोव, सीएल हल, स्किनर और थॉर्नडाइक इनके समर्थक, यानी कि ये सभी लोग जो थे एक व्यवहारवादी थे। फिर अगर अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस विकास क्रम को दर्शाने वाली एक वुडवर्थ की बहुत प्यारी कोटेशन है। और याद रखना वुडवर्थ ने कहा था, क्या कहा था? लिखो, चलो लिखो। मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया तत्पश्चात मन का बहिष्कार किया। कालांतर में चेतना भी खो दी। व्यवहार अध्ययन
आज भी विद्यमान है। व्यवहार अध्ययन आज भी विद्यमान है। ये कोटेशन किसने दी थी? वुडवर्थ ने। कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का बहिष्कार किया और कालांतर में अपनी चेतना भी खो दी, और व्यवहार अध्ययन आज भी विद्यमान है। ये कोटेशन किसने दी थी? वुडवर्थ। तो आज की क्लास में बड़ी नहीं रखने वाला मैं, बस आपको थोड़ा सा समझ आए कि मनोविज्ञान क्या है, कौन कौन से फैक्ट हैं, और मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, और कौन कौन सी इसमें आपको बातें याद रख। अगर आपको लगे कि सर अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो आप सभी दोस्तों से, आप सभी साथियों से, और आप सभी शिक्षक और जो मास्टरनी बन रही हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि ये क्लास जो है, ये क्लास दबा के शेयर करो। मजा आएगा आपको मनोविज्ञान पढ़ के, ये मेरा दावा है। एक प्रश्न भी आपका बाहर नहीं रहने वाला है, और प्रयास करो कि एक अच्छा कारवा जुड़ जाए। फिर देखो आप कि हम आपके लिए क्या क्या करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, और तब तक अपना ये कंप्लीट सिलेबस नोट डाउन करो। क्लास को जैसे मैंने बताया है वैसे नोट करो। कल आते ही आपसे पूछूंगा, कोई भी प्रकार की अगर आपकी समस्या है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नई नई ऊर्जा और नए दिन के साथ।